ध्वनिर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है रेडियो काउंसलिंग श्रृंखला। दोस्तों, आज हम भौतिक विज्ञान विषय पर आधारित कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुए हैं। आज के कार्यक्रम का शीर्षक है तरल पदार्थों के गुण, तरल यांत्रिकी और अपेक्षिता। यह कार्यक्रम BSc प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। आज के हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर आयुष हजेला और डॉक्टर योगेश चंद्र चतुर्वेदी। इनसे वार्तालाप करेंगी अंजलि शर्मा। कार्यक्रम का निर्देशन और संपादन किया है अमर बहादुर यादव ने। तो आइए सुनते हैं ध्वनि कार्यक्रम तरल पदार्थों के गुण, तरल यांत्रिकी और अपेक्षिता। श्रोताओं को अंजलि शर्मा का नमस्कार। प्रस्तुत है रेडियो काउंसलिंग प्रोग्राम के अंतर्गत भोज मुक्त विश्वविद्यालय का कार्यक्रम। श्रोताओं, आज का हमारा कार्यक्रम BSc के विद्यार्थियों के लिए है और आज हम भौतिक शास्त्र के विषय प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड एंड फ्लूइड मैकेनिक्स एंड रिलेटिविटी पर चर्चा करेंगे। तरल पदार्थों के गुण तथा तरल यांत्रिकी एवं अपेक्षिता, इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच आज उपस्थित हैं डॉक्टर योगेश चंद्र चतुर्वेदी और डॉक्टर आयुष हजेला। तो डॉक्टर योगेश चंद्र चतुर्वेदी और डॉक्टर आयुष हजेला, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते। जैसा कि आज का हमारा विषय है तरल पदार्थों के गुण एवं तरल यांत्रिकी एवं अपेक्षिता, तो हम सर्वप्रथम चर्चा करते हैं तरल पदार्थों के संबंध में। तो सबसे पहले आप, जैसा कि एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन होता है कि वही वर्षा की बूंद या नल से जो टपकती है बूंद, वो गोल ही क्यों होती है? देखिए, ऐसा है कि यदि हम एक दिए हुए आयतन का पदार्थ लें और उससे बहुत प्रकार के कोई ठोस आकृतियां बनाएं, हाँ। तो उसमें जो गोला होता है, सॉलिड स्फीयर, उसका जो सरफेस एरिया होता है वो सबसे कम होता है। इस वजह से ये बूंदें जो हैं वो गोलाकार रूप धारण करती हैं। असल में होता यह है कि द्रव की जो मुक्त सतह होती है, ऊपरी वाली सतह, उस पर चारों ओर एक तनाव का बल कार्य करता है और ये तनाव का बल जो है उस सरफेस को चारों तरफ से इस तरह से कांटेक्ट करता है कि ये सरफेस जो है वो कम से कम स्थान घेरने की कोशिश करती। या अगर भौतिकी की परिभाषा में कहें तो ऐसा है कि कोई भी द्रव की जो ऊपरी मुक्त सतह होती है वो एक खींची हुई प्रत्यास्थ पतली झिल्ली की तरह से कार्य करती है, जिसमें चारों ओर एक तनाव का बल कार्य करता है जो उसे कम से कम स्थान घेरने के लिए मजबूर करती है। इसे भौतिक शास्त्र में, फिजिक्स में पृष्ठ तनाव कहते हैं। ये पदार्थ का एक साधारण सामान्य गुण है। असल में साथ में इसमें प्रकृति की भी एक आवश्यकता या गुण इसमें मान लें कि कोई भी वस्तु जो है वो न्यूनतम ऊर्जा अवस्था में आना चाहती है और ये जो क्षेत्रफल बनेगा गोले का, ये अन्य ठोसों की अपेक्षा न्यूनतम क्षेत्रफल होगा। तो ये क्या हर प्रकार के द्रव्य में ऐसे ही होता है? हाँ, पृष्ठीय तनाव हर तरह के द्रव्य में पाया जाता है? जी हाँ, हर प्रकार के द्रव्य में। और जो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोसीय, द्रवीय और गैसीय, उसमें ये द्रवीय अवस्था में ही पाया जाता है। बाकी में इतना न्यूनतम है कि उसे हम नहीं के बराबर कह सकते हैं। तो द्रव में पाया जाता है, और लेकिन पूरे द्रव में नहीं, वो भी द्रव की केवल ऊपरी मुक्त सरफेस, जिसे अपन अपर फ्री सरफेस कहते हैं, सिर्फ उसी में ये गुण पाया जाता है। तो सर, इसकी इकाई क्या है जिससे इसको नापा जाता है? हाँ, तो इसकी इकाई के लिए हमें थोड़ी सी कल्पना करनी पड़ेगी। एक जो द्रव है उसकी जो अपर फ्री सरफेस, उस पर हम एक इमेजिनरी यूनिट लेंथ की लाइन खींचे, इकाई लंबाई की काल्पनिक रेखा खींचे, तब इस काल्पनिक रेखा के दोनों ओर
जो परपेंडिकुलरली लंबवत जो बल कार्य करता है उसे हम पृष्ठ तनाव का बल कहते हैं। और स्वाभाविक तौर पर इसका सूत्र जो होगा वो होगा पृष्ठ तनाव बराबर बल बटे लंबाई, अर्थात एफ बल को कहें और लंबाई को एल कहें तो एफ अपॉन एल, और इकाई इसकी सीजीएस सिस्टम में डायन प्रति सेंटीमीटर और एमकेएस सिस्टम में न्यूटन प्रति मीटर होगी। जी डॉक्टर आयुष हजेला, पृष्ठ तनाव का कोई खास कारण होता है, ये किस वजह से होता है? नहीं, इसमें क्या है, अगर अपन थोड़ा सा इसकी पूरे तरल पदार्थ के बारे में बात करें जी, तो अगर 3 बिंदु लेके चलें उस तरल पदार्थ में, एक बिंदु बिल्कुल नीचे सतह पर है, एक बिंदु बीच में और एक ऊपर सतह पर। तो जो बिंदु बीच में है उसमें तो पूरे द्रव के अन्य जो अणु हैं वो भी उसको अपनी ओर आकर्षित करेंगे, तो उसके ऊपर कुछ भी रिजल्टेंट बल, परिणामी बल कार्य नहीं करेगा। अर्थात एक मॉलिक्यूल के चारों तरफ एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अंतर आणविक बल कार्य करता है, ये कहने का तात्पर्य है आपका? जी हाँ। और अब जब हम उस बिंदु पे बात करें जो कि सतह के बिल्कुल नजदीक है, तो उसमें केवल बल नीचे की ओर लग रहा है जी, उसका सरफेस एक तरह से मुक्त हो गया या फ्री हो गया, क्योंकि उसके ऊपर की ओर कोई मॉलिक्यूल रहते नहीं है, सिर्फ नीचे की ओर ही मॉलिक्यूल रहते हैं जो उसको खींचते हैं अपनी तरफ आकर्षण के बल के कारण। इसलिए जो ऊपर के सतह का मॉलिक्यूल है उस पर परिणामी तौर पर नीचे की ओर एक बल कार्य करने लगता है जिससे वो मॉलिक्यूल नीचे की ओर खींचता है। ये पूरी सतह के ऊपर स्थित मॉलिक्यूल्स के लिए सही होता है, इसलिए पूरी सतह अंदर की ओर खींचती हुई सी लगती है और एक तनाव की अवस्था में होती है। तो ये जो बल लग रहे हैं ये क्या है, किस तरह के बल होते हैं? इसमें 2 तरह के बल होते हैं, एक जिसको अपन कोहेसिव बल कहते हैं जी, या सहसंजक, जो एक ही तरह के अणुओं के बीच में लागू होते हैं, जैसे पानी के अणुओं के बीच में कार्य मतलब 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बल लगता है उसको अपन सहसंजक बल कहते हैं। और एक दूसरा होता है जिसको अपन एडेसिव फोर्स या आसंजक कहते हैं, जो 2 विभिन्न या 2 भिन्न अणुओं के बीच में होते हैं, जैसे कांच का अणु और पानी का अणु, और या गोंद और कागज हुआ, तो ये डिफरेंट मॉलिक्यूल। तो क्या ये जो बल लग रहा है ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, पालन करता है इसका? नहीं, ये व्युत्क्रम वर्ग का नियम या इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करता। इसका जो नियम है वो ये 10 की घात 8वें के व्युत्क्रमानुपाती होता है जी। पृष्ठीय ऊर्जा के रूप में पृष्ठ तनाव की परिभाषा दी जा सकती है क्या? हाँ, अब अभी हम लोगों ने बात की कि ये जो अणु है ये आपस में एक दूसरे के ऊपर आकर्षण का बल डालते हैं। अब अगर किसी द्रव की सतह को हम खींचें या बढ़ाएं तो क्या होगा कि ये अणु जो है एक दूसरे को की ओर खींचेंगे और इनके खिंचाव बल के विरुद्ध अगर हम सतह को खींचेंगे तो हमको कुछ कार्य करना पड़ेगा इनके आकर्षण बल के विरुद्ध। और ये जो किया गया कार्य होता है ये उस पृष्ठ के ऊपर करते हैं, इसलिए उस पृष्ठ के या सतह के अंदर एक ऊर्जा के रूप में निहित हो जाते हैं, समावेश इनका हो जाता है। इसको हम पृष्ठीय ऊर्जा कहते हैं। तो जब कभी हमको पृष्ठ की ऊर्जा, पृष्ठ का सतह बढ़ाना होता है तो हमको कुछ कार्य करना पड़ता है जी। सर, इसके कोई उदाहरण आप हमारे स्टूडेंट्स को दे सकते हैं? हाँ, इसके तो उदाहरण बहुत ही एक बड़ा मनोरंजक और बहुत अच्छा उदाहरण है जी। अक्सर हमने देखा है एक एटोमाइजर कहते हैं जिसमें बहुत बारीक बारीक बूंदें बाहर निकलती है जिसको स्प्रे कहते हैं हम। तो इसमें होता यह है कि एक बड़ी बूंद को हम बहुत सारी असंख्य बहुत छोटी छोटी बूंदों में तोड़ते हैं। तो बड़ी बूंद की जो सतह होती है वो कम होती है और उससे बनने वाली जो बूंदें होती हैं उनका कुल मिला के अगर अपन उसकी पृष्ठ एरिया देखें तो बहुत ज्यादा होता है सरफेस में। अब ये बहुत ज्यादा जो अपन ने इनको खींचा और इनका एरिया बढ़ा तो ऐसा करने के लिए अपने को कार्य करना पड़ा। अब ये कार्य करने के लिए ऊर्जा कहाँ से आएगी? तो ये द्रव के अंदर जो ऊष्मीय ऊर्जा होती है उसी में से ये ऊर्जा निकाली जाती है। तो फलस्वरूप क्या होता है कि ऊष्मीय ऊर्जा कम होती है तो पानी का तापक्रम गिरता है। इसलिए अगर हम स्प्रे वगैरह को अपने हाथ पर अगर करके देखें तो हमको एकदम ठंडा सा लगता है क्योंकि बूंदें बिल्कुल ठंडी हो जाती हैं। तो ये एक इसका उदाहरण है जो ये बताता है कि अगर हम पृष्ठीय ऊर्जा को बढ़ाएं तो कार्य करना पड़ेगा। डॉक्टर आयुष हजेला, आप हमारे स्टूडेंट्स को बताइए कि क्या सभी द्रव्यों के लिए पृष्ठ तनाव का मान एक जैसा होता है? नहीं, सभी द्रव्यों के लिए ये अलग अलग होता है। पृष्ठ तनाव का मान सबके लिए अलग अलग होता है। जैसे अगर अपन पानी का उदाहरण लें तो पानी का पृष्ठ तनाव करीब 72 डाइन प्रति सेंटीमीटर होता है
और अलग अलग द्रवों के लिए ये अलग अलग है। मर्क्यूरी के लिए काफी हाई होता है, करीब करीब 300 के आसपास का इसका मान है। अच्छा, तो आप हमारे स्टूडेंट्स को अब ये बताइए कि पृष्ठ तनाव पर किन किन बातों का प्रभाव उस पर होता है? पृष्ठ तनाव पर 2 बातों का प्रभाव होता है, एक तो ताप का और दूसरा उसमें घुलनशील या अघुलनशील अशुद्धि का या सॉल्युबल इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटी का। अब ये जो टेम्परेचर का इफेक्ट है वो ये है कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ किसी भी लिक्विड का सरफेस टेंशन कम होता है। अब इसका उदाहरण अगर अपन दें तो गर्म पानी में बहुत जो है कपड़े गर्म पानी से धुल जाते हैं। मैला कपड़ा हो उसको ठंडे पानी से धोने की अपेक्षा अगर गर्म पानी से धोते हैं तो जल्दी धुलता है, साफ होता है। वो तो होता ही है कि जब उसको गर्म करते हैं तो ये मेल के अणुओं के बीच का जो सरफेस टेंशन होता है ये ताप बढ़ने के साथ कम होता है, तो वो तुरंत ही वो कपड़े की सतह को जो है वो छोड़ देते हैं। तो इस तरह मेल के कण कम हो जाते हैं और पानी ये होता है यानी साफ हो जाता है। अशुद्धि मिलाने से भी ये पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा, कम हो जाता है। इसका एक बड़ा रोचक सा उदाहरण मुझे एक जगह मिला था कि अगर आपको किसी तट को लहरों के थपेड़ों से बचाना हो तो उस लहरों के ऊपर आप थोड़ा सा तेल छिड़क दीजिए। जैसे बड़े तालाब के किनारे आपका मकान है और अब बारिश में पानी बहुत आ गया और तेजी से लहरें आ रही हैं और आपके मकान की दीवारों को कर रही है, तो उस थपेड़े थोड़ा सा तेल दीवारों पर लगा दिया जाए, पानी पे। अच्छा, होता क्या है कि जैसे पानी की सतह पर अपन तेल डालेंगे तो ये एक अशुद्धि हो गई, वो उसके पृष्ठ तनाव को कम कर देगी। लेकिन अंदर जो पानी सतह के अंदर उसका पृष्ठ तनाव ज्यादा है, तो वो एक तरह से इस ऊपरी सतह के पानी को अपनी तरफ बांध के रखेगा, तो वो लहरें अपना टकरा नहीं पाएंगी या अपना इतना विकराल रूप नहीं दिखा पाएंगी। अच्छा, ताप बढ़ने के साथ पृष्ठ तनाव कम होने का एक उदाहरण बहुत ही मजेदार है। शायद कभी हम सोचा नहीं होगा कि हमको ठंडे खाने की अपेक्षा गर्म खाना खाने में क्यों मजा आता है, अच्छा लगता है। वाकई में तो मजा तो इसमें ये है कि खाना गर्म करने पर ये जो खाने के बीच में जितना भी पानी वगैरह है या रसा है उसके पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, तो ये फैलता है, खाना सिकुड़ने के बजाय फैलता है और अब हम अपनी जबान पर रखते हैं तो शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि हमारे जबान के ऊपर बहुत अलग अलग जगह पर टेस्ट सेंटर से स्वाद के होते हैं, अलग अलग टेस्ट के, मीठा अलग, खट्टा अलग। तो जब ये खाना फैलता है तो फैलकर ये जीभ के ऊपर ज्यादा एरिया कवर करता है, तो ज्यादा टेस्ट सेंटर, तो टेस्टी जो है वो ज्यादा लगता है और टेस्ट खाना बड़ा लजीज हम पूरा उसका। और इसके अलावा अशुद्धि का एक ये भी देखा है कि मलेरिया वगैरह हटाना हो तो मलेरिया उन्मूलन के लिए अपन क्या करते हैं, वो DDT का छिड़काव पानी पे कर देते हैं, मच्छर न बैठे। क्या होता है, मच्छर जब पानी पर बैठता है तो अपने पैरों से पानी को दबाता है, दबाने के कारण पृष्ठ तनाव का बल ऊपर कार्य करता है और मच्छर का भार नीचे करता है। तो ये पृष्ठ तनाव का भार जो है वो ऊपर लगने वाला ज्यादा होता है और मच्छर का भार कम होता है, तो मच्छर पानी में तैरता रहता है। जैसे ही हम पानी में कुछ मिला दे DDT वगैरह तो ये पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और मच्छर का भार अधिक हो जाता है। तो जैसे ही मच्छर पानी में बैठने लगता है तो डूबने लगता है या डूब जाता है या डूबने लगता है, तो फिर वो इस डर के मारे पानी पर बैठ ही नहीं पाता है। तो जब वो बैठता नहीं है तो फिर अपने अंडे वो लार्वा वगैरह वो नहीं देता, वो प्रोसेस बंद हो जाती है। डॉक्टर साहब, साबुन का जैसे बुलबुला हवा में तैरता है लेकिन पानी का नहीं हमने देखा, ऐसा क्यों होता है? पानी का तो बुलबुला, जो साबुन का बुलबुला वो एक्चुअली पानी का ही बुलबुला। अच्छा, तो ये क्या है, वो पानी का घोल है वो। अच्छा, दरअसल होता क्या, उसके अंदर का जो दाब है वो बाहर के दाब से अधिक होता है, साबुन की वजह से, पृष्ठ तनाव की वजह से, पृष्ठ तनाव किसकी वजह से वो आपको तैरते हुए नजर आएगा। और पानी की जो बूंद है उसका तो भार इतना ज्यादा होगा कि वो हवा में लटक ही नहीं सकती, वो नीचे गिर जाता है। तो इसमें क्या है कि दोनों तरफ बुलबुले के अंदर और बाहर एक डिफरेंस ऑफ प्रेशर, दाबांतर होता है। तो इसकी वजह से ये जितना बुलबुला बड़ा होता है उतना ये दाबांतर जो है वो को संभालने में असफल रहता है और बड़ा बुलबुला ज्यादा देर तक हवा में नहीं तैर पाता और अस्थिरता रहता है। उसका एक समीकरण भी है, यानी जो अतिरिक्त दाब है उसको अगर अपन P से दर्शाएं तो ये P बराबर होता है साबुन के बुलबुले के केस में 4T/R, जहाँ T पृष्ठ तनाव और R जो है उसकी त्रिज्या। तो अपन देख सकते हैं कि दाब P और R के बीच में व्युत्क्रम का नियम है, तो अगर R ज्यादा होगा तो उसके अंदर का दाब जो है वो कम होगा। केश नली का उन्नयन क्या है, इसके कोई एग्जाम्पल आप दे सकें? केश नली का एक बहुत ही पतली कांच की नली को हम कहते हैं कैपिलरी ट्यूब।
और हमने देखा है कि आमतौर पर हम अगर किसी केश नली को, कैपिलरी को पानी या द्रव में डुबाते हैं तो ये द्रव उस केश नलिका में ऊपर की ओर चढ़ जाती है। इसी को हम केश नलिका उन्नयन या कैपिलरी राइज कहते हैं। जी हाँ। और इसका कारण भी यही पृष्ठ तनाव है। पृष्ठ तनाव के कारण ही इस प्रकार से होता है। मतलब ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें आप बिना किसी बल की सहायता से गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध पानी को ऊपर चढ़ा सकते हैं। अदरवाइज किसी और के साथ में पॉसिबल नहीं है। पृष्ठ तनाव को ज्ञात करने के लिए कुछ विधियां होंगी, आप उनके बारे में बताइए। हाँ, 2-3-4 अच्छी पॉपुलर मेथड्स हैं, जिसमें से एक जेगर्स मेथड है, एक फर्ग्यूसन केनेडी मेथड है, और एक यही अपन ने जो अभी कहा कैपिलरी राइज का मेथड ये है। इस तरह से तो क्या मरकरी का भी पृष्ठ तनाव इन्हीं प्रोसेस से याद कर? नहीं, उसके लिए एक अलग मेथड है जी, क्योंकि वो थोड़े हटके है बूंद का, पारे की बूंद, इसलिए इसको क्विंकेस मेथड, क्विंक की विधि के द्वारा नापा जाता है। तो डॉक्टर साहब, अभी तक हमने चर्चा करी तरल पदार्थों के गुणों पर, अब हम आते हैं तरल यांत्रिकी पर। तो आप इसी के बारे में कुछ बताइए। इसमें हम मुख्यतः द्रवों के प्रवाह के ऊपर बात करते हैं जी। और जब द्रवों के प्रवाह पर बात करते हैं तो हम उनकी विस्कोसिटी या श्यानता का गुण जो है उन पर हमें चर्चा करना होगा। ये सभी इसी टॉपिक में आते हैं। आपने देखा होगा कि अपन जब दूध को चम्मच से चलाएं और उसके बाद चलाना बंद कर दें तो कुछ देर के बाद दूध अपने आप स्थिर हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है बताइए। इसके अलावा एक और चीज देखिए कि अगर एक बाल्टी में लेके पानी को चलाएं और शहद को चलाएं और दोनों को चला के एक समान गति से छोड़ दें तो शहद पहले स्थिर हो जाएगा, पानी बाद में होगा। अर्थात हल्का द्रव जो है वो ज्यादा देर तक घूमता रहता है, गाढ़ा जो है वो देर तक घूमता है। हाँ, तो इसके पीछे कारण है एक लिक्विड फ्रिक्शन, अपन उसको कह सकते हैं। अच्छा। जिसको श्यानता या विस्कोसिटी का नाम दिया गया है। जी हाँ। ये किसी भी द्रव के विभिन्न तलों के बीच में कार्य करता है और जो भी ये बल लगेगा इनके बीच का, ये कई बातों पर निर्भर करता है। तो द्रव को अपन एक निश्चित द्रव जो बह रहा है उसको कई सतहों का मिलकर बना हुआ मान सकते हैं और उन सतहों के बीच में एक आंतरिक घर्षण बल, इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। न्यूटन ने इसके लिए फॉर्मूला दिया और उसने बताया कि ये जो आंतरिक घर्षण बल है जिसको विस्कस ड्रैगिंग फोर्स कहते हैं, ये ड्रैगिंग फोर्स जो है वो उस सतह के क्षेत्रफल के ऊपर सीधे समानुपाती होगा और दोनों सतहों के बीच में वेग प्रवणता या वेलोसिटी ग्रेडियंट, अर्थात उनके बीच की दूरी कितनी है और उनमें दोनों में वेग में अंतर कितना है उसके, तो वेगांतर dv के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके बीच की दूरी dx के व्युत्क्रमानुपाती अर्थात dv/dx के समानुपाती होगा। ये होता है। या अगर इसको बराबर F = अगर कहें तो एक बराबरी के निशान के लिए कांस्टेंट लगाना पड़ेगा जिसको हम ईटा कहते हैं, इसको हम श्यानता गुणांक कहते हैं। अच्छा। तो किसी भी द्रव का जो श्यानता का गुण है उसका परिचायक या उसका मापक यही श्यानता गुणांक ईटा होता है। तो ये क्या सभी पदार्थों का सेम होता है या अलग अलग होता है? नहीं, अभी अपन ने बात की कि गाढ़े द्रव जल्दी रुक जाते हैं। इसका मतलब यह है कि गाढ़े द्रवों में अधिक इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स है या उनका श्यानता गुणांक अधिक है और हर द्रव के लिए अलग अलग ये होता है। और आमतौर पर हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि जो द्रव जितना गाढ़ा होगा उसकी श्यानता या उसके श्यानता गुणांक उतना ही अधिक होगा। जी सर, इसकी इकाई क्या है विस्कोसिटी की? हाँ, अब इसकी इकाई जो है हम उपरोक्त सूत्र F = A × dv/dx ईटा A × dv/dx से लगा सकते हैं। यदि A बराबर 1 और dv/dx बराबर 1 है तो ईटा बराबर F कहलाएगा। यहाँ पर एक चीज और बता दें कि ये जो dv/dx है और F ये है, ये चूंकि यहाँ पर हमारा कैलकुलस से आया है डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पर एक साइन निगेटिव का लगता है क्योंकि दोनों की दिशाएं विपरीत है। तो हम परिभाषा के लिए A बराबर 1 और dv/dx बराबर 1 रखें तो हम देखते हैं कि ईटा बराबर F, अर्थात श्यानता गुणांक, किसी भी द्रव का श्यानता गुणांक उस बल के बराबर होता है जो इकाई क्षेत्रफल वाली सतहों के बीच में इकाई वेलोसिटी ग्रेडियंट कायम रखने के लिए आवश्यक हो। जी डॉक्टर आयुष हजेला, क्या ये विस्कोसिटी पदार्थ की सभी अवस्थाओं में पाई जाती है या ये पदार्थ की किन किन अवस्थाओं में ये गुण पाया जाता है?
नहीं, ये आपको विस्कोसिटी जो है वो द्रवों में ही मिलेगी। अच्छा। और गैसेस में भी है, कुछ हद तक प्राप्त होती है, लेकिन इसमें ज्यादातर आपको द्रवों में ही मिलेगी। अच्छा। और ये विस्कोसिटी जो है ये ताप पे भी नियंत्रित होती है, ताप पर विस्कोसिटी कम हो जाती है। तो क्या विस्कोसिटी की तुलना ठोस की सतह पर लगने वाले घर्षण बल के साथ कर सकते हैं? हाँ, कर सकते। एक ऊपरी, मतलब यहाँ भी सतही बात की जाए तो दोनों फ्रिक्शनल बल हैं, लेकिन एक यानी जो ठोस का जो फ्रिक्शनल बल है यानी घर्षण बल जो है वो दो सतहों के बीच में लगता है और सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। अच्छा। यहाँ ये जो फ्रिक्शनल बल अपन बता रहे हैं ये सतह की क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, जैसे अभी आपको चतुर्वेदी साहब ने उसके सूत्र में बताया। तो जैसा आपने अभी कहा, और द्रव के अंदर कार्य करता है। यहाँ पर दो विभिन्न द्रव सतह की आवश्यकता नहीं, एक ही द्रव में काम करता है, वहाँ दो अलग अलग ठोसीय सतह। सर जैसे अभी आपने कहा था कि गैसेस में भी ये होता है, तो इन दोनों में कोई अंतर है, गैसेस की विस्कोसिटी और लिक्विड की विस्कोसिटी में? नहीं, जाहिर है, क्योंकि जिसमें घनत्व ज्यादा होगा उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी। गैसों की विस्कोसिटी बहुत ही कम, विस्कोसिटी बहुत कम होगी। आदर्श द्रव्य किसे कहते हैं? आदर्श द्रव या आइडियल फ्लूइड अपन कहते हैं, उसके प्रमुख गुण ये है कि उसकी विस्कोसिटी 0 होनी चाहिए। अर्थात एक बार अगर उसको घुमा दिया जाए तो वो घूमता ही रहे, फिर रुकेगा नहीं। ये मोटे शब्दों में, अर्थात ये होना चाहिए अश्यान या नॉन विस्कस फ्लूइड हो। दूसरा इनकम्प्रेसिबल, असंपीड्य, उसको दबाया न जा सके। तो द्रव जो है जैसे पानी वगैरह तो असंपीड्य तो है ही, नॉन कंप्रेसिबल। इसके अलावा इनका विस्कोसिटी भी कम होती है जितना पदार्थ तरल होता है। तो सर हमने अभी बातचीत करी प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड एंड फ्लूइड मैकेनिक्स, अब हम आते हैं रिलेटिविटी। तो आप रिलेटिविटी क्या है इसके बारे में बताइए। यहाँ हम दरअसल बात कर रहे हैं किसी वस्तु के विराम अवस्था या गतिशील अवस्था में होने की। जी, तो कोई वस्तु विराम अवस्था में कब होती है? कोई वस्तु विराम अवस्था में तब मानी जाती है जब समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन न हो। अच्छा, तो वो कहलाएगी विराम अवस्था में हम देख सकते हैं कि गति और विराम की दो अवस्थाएं मानी गई है भौतिक शास्त्र में। ये अवस्थाएं हैं, एक निरपेक्ष एब्सोल्यूट और दूसरी है सापेक्ष, या जिसको हम रिलेटिव अवस्था कहते हैं। तो ये निरपेक्ष अवस्था कब होती है? निरपेक्ष गति तब हो सकती है जब किसी वस्तु की स्थिति एक ऐसे बिंदु के सापेक्ष देखी जाए जो आकाश में स्थिर हो। अच्छा। लेकिन ऐसी कोई भी वस्तु पूरे ब्रह्मांड में नहीं है, इसलिए निरपेक्ष गति असंभव है, क्योंकि वो कहीं न कहीं तो गति कर ही रही है, किसी न किसी के सापेक्ष कर रही है। जैसे हम मान लें कि हम पृथ्वी की गति को सूर्य के सापेक्ष ले रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सूर्य जो है अपनी जगह पर स्थिर है, लेकिन अब ये देखा गया है कि सूर्य अपनी जगह पर स्थिर नहीं है, इसलिए पृथ्वी की गति को एब्सोल्यूट या निरपेक्ष नहीं कहा जा सकता, ये एक सापेक्ष गति है। क्या विराम की दोनों अवस्थाएं अपेक्षित हैं? हाँ, गति और विराम की दोनों गति और विराम की दोनों अवस्थाएं अपेक्षित हैं। इसको अपन एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जी। जैसे मान लीजिए एक रेलगाड़ी, हाँ मतलब चलती हुई रेलगाड़ी की बात कर रहा हूँ, उसमें कोई यात्री बैठा है, तो वह यात्री अन्य यात्रियों की अपेक्षा जो उसके साथ यात्रा कर रहे हैं तो स्थिर है, लेकिन उन सभी चीजों की जो रेलगाड़ी के बाहर स्थित हैं, जैसे मकान, पेड़ या अन्य व्यक्ति, उनके सापेक्ष वो गतिशील है। तो वो दोनों ही बातें उस पर लागू हो रही हैं, वो विराम अवस्था में भी है और गतिशील भी है, लेकिन ये सापेक्षता है, यानी अपन किसको किधर से देख रहे हैं उसके हिसाब से। यानी आप और हम इस वक्त विराम अवस्था में नजर आते हैं, लेकिन अगर कोई हमें ऊपर की सतह से देखेगा धीरे धीरे तो पृथ्वी चूंकि चल रही है तो हम भी चल रहे हैं, तो हमारे ये सापेक्ष अवस्था कहलाती है। जी। तो निर्देश फ्रेम क्या है? हाँ, अब ये किसी भी स्थिति को अगर अपने को मापना है या किसी भी वस्तु की गति के बारे में हमें अगर जानना है तो हमें ये ज्ञात करना पड़ता है कि गति किसके सापेक्ष मापी गई है। वह तंत्र या जिसे हम सिस्टम के नाम से बुलाते हैं, जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की गति के बारे में बताया जा रहा है, वो निर्देश तंत्र कहलाता है। हाँ, मतलब एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए, सिस्टम जिसको कहना चाहिए, वो रेफरेंस सिस्टम को हम निर्देश तंत्र कहते हैं। निर्देश तंत्र को किसी दृढ़ वस्तु के साथ में अपने को बंधा हुआ मानना पड़ता है कि निर्देश तंत्र जो है वो अपनी जगह पर स्थिर दिखाई दे। निर्देश फ्रेम के बारे में जैसे मैंने बताया आपको कि किसी भी वस्तु की स्थिति जानने के लिए हमें एक निर्देश फ्रेम लगाना पड़ता है। उस निर्देश फ्रेम के सापेक्ष उस वस्तु का स्थिति के बारे में अपन जान सकते हैं। अब यहाँ एक कार्तीय निर्देश
तंत्र, जिसे हमें कार्टेशियन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, ये सबसे सरल निर्देश फ्रेम है। अच्छा। इस फ्रेम में हम कण की स्थिति उसके पथ के किसी भी बिंदु पर निर्देशांक XYZ से निरूपित कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में उसका जो स्थिति वेक्टर है, यानी उसकी स्थिति को यहाँ वेक्टर रूप में दर्शाया जाता है, उसको हम लिखते हैं R वेक्टर। वो ये बराबर हो जाता है XI वेक्टर प्लस YJ वेक्टर प्लस Z के वेक्टर। इसे विद्यार्थी वैसे समझ लेंगे, ये वेक्टर में एक बड़ा सिंपल सी इक्वेशन है। दिक्काल निर्देश तंत्र क्या है? सामान्य रूप से किसी भी घटना की स्थिति अगर हमें पता लगाना हो तो हमें उसकी स्थिति यानी पोजीशन और घटना के समय के ज्ञान की भी आवश्यकता होती है। जी हाँ। यानी दोनों ही चीजें हमें मालूम होनी चाहिए, यानी वो कहाँ हुई है और कब हुई है। मतलब घटना का जो लोकेशन है वो केवल उसके कोऑर्डिनेट्स पोजीशन वेक्टर पर ही नहीं निर्भर करता है, समय भी उसके साथ आवश्यक है जानना। तो एक चौथा कोऑर्डिनेट XYZ के अलावा एक चौथा कोऑर्डिनेट T भी उसके साथ लगता है। तो ये चारों को मिलकर के हम दिक्काल निर्देश तंत्र कहते हैं, स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स। इसको मिन्कोव्स्की 4 डायमेंशन भी कहते हैं। जैसे 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन से विद्यार्थी जो है फेमिलियर होंगे। ये एक 4 डायमेंशन कहलाता है, जिसमें 4th डायमेंशन जो है वो समय है, T निरूपित किया जाता है। सामान्यतः जो निर्देश तंत्र काम में लाया जाता है जिसमें गति सरल मालूम होती है, ये क्या है? ये भी यही बात है? ये भी यही बात है कि हमेशा अपन भौतिक शास्त्र में ऐसे निर्देश तंत्र लेना चाहिए जिससे कि अपन किसी भी वस्तु की स्थिति को सरलता से बता सकें। तो जैसे मान लीजिए हम किसी ग्रह की स्थिति को पृथ्वी से नापें, जी हाँ, तो वो काफी जटिल हो जाएगा। लेकिन अगर उन्हीं स्थितियों को हम सूरज से नापें तो वो काफी आसान बनेंगी। भले ही सूरज एक ऐसी स्थिति है कि जहां हम पहुंच नहीं सकते भौतिक रूप से, लेकिन उससे बाकी कैलकुलेशन या गणना काफी आसान हो जाती है। जी। तो डॉक्टर चतुर्वेदी, जड़त्वीय निर्देश फ्रेम क्या है वो आप हमारे स्टूडेंट को बताइए। हाँ, इसमें ये होता है कि जहाँ पर जो बिल्कुल हम जैसे पृथ्वी पर है तो जहाँ पर इनर्शिया है, कोई वस्तु, न्यूटन का पहला नियम है कि कोई वस्तु अगर स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी और चलायमान है तो चलायमान रहती है, तो इसको इनर्शिया कहते हैं। तो ये इनर्शिया के स्टेट में इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जी हाँ। और उन सभी निर्देश तंत्र जिनमें ये न्यूटन का पहला नियम लागू होता है वो जड़त्वीय निर्देश तंत्र या इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के नाम से बुलाते हैं। कोई 2 फ्रेम आपस में इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आवश्यक शर्त ये है कि उन फ्रेमों को आपस में एक दूसरे से समान गति से चलना चाहिए। अच्छा। वे त्वरित नहीं हो सकते। अगर त्वरित हुए तो फिर वो जड़त्वीय नहीं होगा, फिर वो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाएगा। तो क्या पृथ्वी पर यदि कोई फ्रेम स्थिर कर दिया जाए तो वो फ्रेम जड़त्वीय होगा? नहीं होगा, क्योंकि अजड़त्वीय फ्रेम वो होते हैं जो त्वरित हैं या जिनमें त्वरण लग रहा है। जी। ऐसे फ्रेम वे होते हैं जो घूम रहे हों, और पृथ्वी अपन जानते हैं कि अपनी धुरी पर घूम रही है, इसलिए उसमें कोई भी अगर अपन निर्देश तंत्र बनाएंगे तो वो जड़त्वीय नहीं माना जाए। क्योंकि हर घूमने वाली वस्तु में एक त्वरण होता है, ऐसा मानते हैं, और चूंकि पृथ्वी अपनी दूरी पर घूम रही है तो उसमें भी त्वरण है, और ये आवश्यक है कि त्वरण नहीं हो, इसलिए ये इनर्शियल फ्रेम नहीं माना जा सकता। जी। रूपांतरण समीकरण क्या है? दरअसल किसी भी बिंदु का किसी क्षण विभिन्न निर्देश फ्रेमों से अगर अपन निर्देशांक लिखें तो वो अलग अलग होंगे। अच्छा। जैसे मान लीजिए हमने 2 निर्देश तंत्र लिए हैं, एस यानी ये 2 जो निर्देश तंत्र यानी सिस्टम्स कहलाते हैं, एस और एस डैश, और किसी एक बिंदु का एस से हमने उसके निर्देशांक लिखे तो हो जाएंगे एक्स वाई जेड टी, और दूसरे के लिए हो जाएंगे एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और टी डैश। अब इन दोनों में यानी दोनों ग्रुप्स में एक्स वाई जेड टी और एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी में क्या संबंध है, ये संबंध जो है ये हमें रूपांतरण समीकरण बताते हैं। और इस तरह के इस रिलेटिविटी में 2 तरह के रूपांतरण समीकरण है। ये कहलाता है गैलीलियन रूपांतरण समीकरण, लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मर इक्वेशंस। जी। जैसे एक नदी में पानी बह रहा है, सपोज पूर्व की ओर बह रहा है, और नाव जो है वो उत्तर की ओर चल रही है, तो क्या उसका सापेक्ष नाव जो होगा, नाव की दिशा क्या कहलाएगी? इसमें ना तो वो उत्तर की तरफ तो नहीं जा पाएगी, क्योंकि उसमें अपन ये देखेंगे कि पानी पूर्व की ओर है, तो इस पे दोनों ही तरफ का प्रभाव पड़ेगा। तो नाव का जो परिणामी दिशा होगी वो फिर पूर्वोत्तर हो जाएगी। अच्छा। और जड़त्वीय निर्देश फ्रेम क्या है सर? अभी जैसे अभी बात हो रही थी पृथ्वी की, तो पृथ्वी का जड़त्वीय निर्देश फ्रेम है
और चूंकि ये अपनी धुरी पे घूम रही है तो जितने भी घूमते हुए फ्रेम होते हैं वे सब अजड़त्वीय और त्वरित फ्रेम माने जाते हैं। आपेक्षिकता का सिद्धांत क्या है? इसका सिद्धांत बहुत सिंपल है कि इस दुनिया में कोई भी चीज निरपेक्ष या एब्सोल्यूट नहीं है जी। सब सापेक्ष। अच्छा। जितनी भी चीजें हैं वो सारी रिलेटिव है एक दूसरे में आपस में। इसको अपन यूं कहें कि यदि दो पिंड एक दूसरे के सापेक्ष एक समान आपेक्षिक गति से चल रहे हैं तो ये ज्ञात करना असंभव है कि कौन सा विराम अवस्था में है और कौन सा गति कर रहा है। ये आपेक्षिकता का सिद्धांत है। मान लीजिए दो ट्रेनें बिल्कुल एक समान गति से चल रही हैं पास पास और दो यात्री बैठे हैं, वो दोनों देखते हैं एक दूसरे को कि हम बिल्कुल एक साथ चल रहे हैं, तो वो कहेंगे कि ये कहेगा ये नहीं चल रहा, वो कहेगा ये नहीं चल रहा, लेकिन चल दोनों रहे हैं। तो ये झगड़ा नहीं निपटाया जा सकता। सर, आपेक्षिकता का सिद्धांत प्रकाश के वेग के बारे में क्या कहता है? हाँ, ये एक बड़ा इसका इम्पोर्टेंट कंक्लूजन था और वो ये था कि ये सिद्धांत ने दावा किया कि प्रकाश का वेग जो है वो सभी जड़त्वीय फ्रेम में वही रहता है। अच्छा। एक समान रहता है और प्रकाश स्रोत या प्रेक्षक के वेग पर निर्भर नहीं करता। यानी किसी भी दिशा में जब प्रकाश चलेगा तो उसका एक ही वेग आएगा। निर्वात में ये वेग का मान विद्यार्थी हमारे जानते होंगे, करीब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, या मीटर्स में देखें तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। और बाद में चलकर ये भी मालूम हुआ कि कोई भी पिंड जो है उसकी अधिकतम गति जो है वो प्रकाश के वेग के बराबर हो सकती है, उससे अधिक किसी हालत में नहीं। अर्थात अधिकतम जो वेग प्राप्त किया जा सकता है वो प्रकाश का वेग। ईथर किस बात की कल्पना थी? अब ईथर पे तो बड़ा झगड़ा चला जी। दरअसल ये 19वीं सदी के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने एक गलती ही की थी। गलती कुछ उनके प्रकाश को और ध्वनि को आपस में मिलाने में हुई थी। उन्होंने ये देखा था कि ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अगर माध्यम नहीं हो तो ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकती। तो उन्होंने ये कहा तो प्रकाश के लिए भी ऐसे ही किसी माध्यम की आवश्यकता होगी और उन्होंने इस काल्पनिक माध्यम को ईथर का। अच्छा। क्योंकि संचरण के लिए माध्यम की जरूरत होती है और सूरज से पृथ्वी तक निर्वात है, वायुमंडल तो कुछ ही किलोमीटर तक है, तो उन्होंने कहा कि फिर ये प्रकाश कैसे आता होगा। तो उन्होंने एक काल्पनिक माध्यम की कल्पना की और उसे उन्होंने ईथर। इस पर कई एक्सपेरिमेंट भी किए गए। एक बड़ा जाना माना प्रयोग था जिसको माइकलसन मोर्ले का प्रयोग कहा गया। उस प्रयोग में भी ये सिद्ध किया कि ऐसा कोई पदार्थ जिसको ईथर के नाम से बुलाते हैं नहीं, अस्तित्व में नहीं, अस्तित्व नहीं है। आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत की अभिधारणाएं और क्या है? इसमें 2 अभिधारणाएं मानी गई हैं। पहली अभिधारणा यह है कि सभी जड़त्वीय निर्देश फ्रेमों में जो एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर वेग से गति कर रहे हैं, भौतिक विज्ञान के सभी नियम लागू होते हैं। यानी फिजिक्स के जितने भी नियम हैं वो सभी जड़त्वीय फ्रेमों पे लागू होते हैं। अच्छा। ये पहला इसकी अभिधारणा, ये पहला पोस्टुलेट है। और दूसरा पोस्टुलेट या अभिधारणा है कि प्रत्येक जड़त्वीय फ्रेम में निर्वात में प्रकाश का वेग जो है वो स्थिर होता है। डॉक्टर, हमने सुना है कि किसी छड़ की लंबाई में संकुचन हो सकता है यदि वो प्रकाश के वेग के करीब वेग से चल रही हो, तो ये बात कितनी सत्य है? हाँ, यह सुनने में तो जरूर आश्चर्यजनक लगेगी कि एक मीटर की छड़ ले लें और कहें कि वो थोड़ी सी हमें छोटी नजर आ रही है, लेकिन ये सारी चीजें जो हैं वो जब बहुत अत्यधिक वेग से कोई पिंड चलता है तो उस पर यह प्रभाव देखने में आता है। हाँ, ये इसमें आपेक्षिकता के सिद्धांत में एक लंबाई में संकुचन के नाम से बुलाया, कॉन्ट्रैक्शन इन लेंथ। ये जो अभी अपन रूपांतरण समीकरण की बात कर रहे थे उनसे ये सिद्ध किया जा सकता है कि यदि एक छड़ ली जाए जो किसी ऐसे निर्देश तंत्र में है जो कि एक अन्य निर्देश तंत्र जो कि स्थिर है उसके साथ गतिशील है, तो अगर कोई व्यक्ति जो कि स्थिर निर्देश तंत्र से उस छड़ की लंबाई को नापता है, यानी यहाँ हम 2 प्रेक्षकों की बात कर रहे हैं, एक जो कि स्थिर निर्देश तंत्र में है वो उस छड़ की लंबाई नापता है और एक दूसरा जो उस छड़ के साथ ही चल रहा है वो उसको नापता है। तो ये देखा गया है कि जो स्थिर व्यक्ति था यानी जो पहला व्यक्ति था उसको ऐसा मालूम होगा कि छड़ की लंबाई में कुछ कमी हो गई। अच्छा। इसको हम संकुचन कहते हैं, लंबाई में संकुचन। समय विस्तार क्या है? ये एक बड़ा मनोरंजक फेनोमेना है और इसकी कई घटनाएं इसके ऊपर गढ़ी गई हैं। ये डॉक्टर हजेला देखिए सुनाते हैं। डॉक्टर हजेला, हम अपनी बातचीत जारी रखेंगे लेकिन अभी एक श्रोता का फोन कॉल है हमारे लिए। हेलो। हाँ जी, अपना नाम बताइए। साम्या मोहन। कहाँ से बोल रहे हैं आप? संजय कॉम्प्लेक्स। हाँ, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? यदि तीली में निचले हिस्से में ऑयल पेन घुसाई जाए तो वह पानी में डूबती नहीं है,
ऐसा क्यों होता है? बताइए। ये देखिए, आपने एक फेनोमेना पढ़ा होगा, कपूर का पानी में तैरना। पृष्ठ तनाव से संबंधित है। ये पृष्ठ तनाव से संबंधित है। अगर एक कपूर की टिकिया को लें और पानी में तैराएं तो हम देखेंगे कि वो चारों तरफ ऐसे ऐसे जिगजैग वेग में घूमती है। होता यह है कि जैसे जैसे कपूर पानी में तैरता है तो जहाँ पर वो घुल जाता है पानी में, वहाँ का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और दूसरी तरफ का ज़्यादा होता है तो वो उस तरफ खींच जाती है। इसी प्रकार ये पेंट होता है। ये तीली में जब तीली को तैरा देते हैं तो ये पेंट भी पानी में अगर घुलता है तो इस पर लगने वाला बल अलग अलग होने लगता है। जिधर बल ज़्यादा होगा तीली उधर खिंच जाएगी, इधर कभी खिंच जाती, फिर इधर घुल जाता है पेंट तो उधर खिंच जाती। इस तरह से ये फिर इधर उधर होने लगता है। जी, और कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं, थैंक यू। अच्छा जी। डॉक्टर साहब, हेलो। हेलो। हाँ जी, अपना नाम बताइए। विजय बोल रहा हूँ मैं करैया से। हाँ, पूछिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पानी गर्म करने के बाद में उसका स्वाद क्यों बदल जाता है? पानी गर्म करने के बाद उसका टेस्ट बदल जाता है? हाँ। अरे ये तो खैर ऐसा है, पानी में जो हवा घुली हुई रहती है वो उस पानी में थोड़ा सा टेस्ट देती है। जब हम पानी को उबाल देते हैं तो ये उसके अंदर घुलनशील जो वायु है वो उड़ जाती है और उससे हमको थोड़ा सा टेस्ट बदला हुआ नजर। पानी में जितना ऑक्सीजन जितना ज्यादा होगा उतनी ही उसकी क्वालिटी अच्छी मानी जाती है। इसलिए आपको ये शायद मालूम होगा, फिल्टर वाटर होता है उसमें जो ड्रिप करके यानी एक एक बूंद गिर के जो पानी आता है उसको स्वाद आप चखें, आप देखिए, आप सब पाएंगे तो वो आपको ज्यादा मीठा लगेगा। और सर वो जो पानी में अपन 2 दिन भर के रखते हैं ना, उसमें वो फफूंद सी सा जाती है उसका। वो तो बैक्टीरिया पानी में कुछ ना कुछ आपको जीवाणु मिलेंगे। अगर पूरी तरह से वो परिष्कृत नहीं है, प्यूरिफाइड नहीं है, तो वो जीवाणु जो है वो 1-2 दिन में पनपने लगते हैं। उसकी वजह से उसमें ये काई वगैरह जमना, जो मटके में बहुत दिनों तक धोते नहीं है और काई आसपास जमने लगती है ना, ये वो फंगस फफूंद के कारण। जी, और कुछ पूछना चाहते हैं? जी सर, कुछ नहीं है। क्योंकि हमारे पास समय है नहीं तो हम अपनी बातचीत को यहीं समाप्त करते हैं। अभी आप सुन रहे थे ध्वनि कार्यक्रम तरल पदार्थों के गुण, तरल यांत्रिकी और अपेक्षिता। यह कार्यक्रम भौतिक विज्ञान विषय पर आधारित था। इसे बीएससी प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था। विषय विशेषज्ञ थे डॉक्टर आयुष हजेला और डॉक्टर योगेश चंद्र चतुर्वेदी। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी अंजलि शर्मा। उद्घोषक थे डॉक्टर कौशल शर्मा। कार्यक्रम का संपादन और निर्देशन किया अमर बहादुर यादव ने। यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा प्रस्तुत किया गया।